गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम बीजांड की बात कर रहे थे, ठीक है, और हमने बीजांड की संरचना पढ़ी थी, ठीक है। आज हम बीजांड के प्रकारों की बात करेंगे। तो देखो, बीजांड 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम 6 प्रकार के बीजांडों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और में देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे ऋजु बीजांड की। किसकी बात करेंगे? ऋजु बीजांड, ठीक है। अब देखो, ये जो ऋजु बीजांड है इसको हम सीधे बीजांड भी कहते हैं, क्योंकि ऋजु बीजांड है ये कैसा होता है? सीधा होता है। तो ऋजु बीजांड कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। क्लियर बात? देखो, इस बीजांड में देखो आप, एक तो माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार, ठीक है, हाइलम और फ्यूनिकल, तीनों एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं, ठीक है। तो ऋजु बीजांड किसे कहेंगे? ऐसे बीजांड जिनमें माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार, हाइलम और फ्यूनिकल एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। ऐसे बीजांड ऋजु बीजांड या सीधे बीजांड कहलाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना भाई। क्या ऐसा कौन सा बीजांड है जिसमें माइक्रोपाइल, हाइलम और फ्यूनिकल एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं? तो वो कौन सा है? ऋजु बीजांड, ठीक है। या आपसे पूछ लिया जाए कि सीधे बीजांड किसे कहते हैं, तो सीधे बीजांड किसको बोलेंगे? ऋजु बीजांड को ही, ठीक है। ऋजु बीजांड को ही क्या कहते हैं? सीधे बीजांड। अब इसके उदाहरण यानी ऋजु बीजांड किस में पाए जाते हैं? तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अनावर्त बीजी पौधे हैं यानी जिम्नोस्पर्म पौधे हैं, इन जिम्नोस्पर्म या अनावर्त बीजियों में कौन सा बीजांड पाया जाता है? ऋजु बीजांड। तो जितने भी अनावर्त बीजी पौधे हैं सब में कौन सा बीजांड मिलेगा? ऋजु बीजांड। इसके अलावा फाइबर, पान और पॉलीगोनम जो आवर्त बीजी पौधे हैं उनमें भी ऋजु बीजांड पाया जाता है। क्लियर बात? तो ये तो बात इसकी हो गई ऋजु बीजांड की, ठीक है। दूसरा नंबर 2 बीजांड है एनाट्रोपस या प्रतीक बीजांड, ठीक है। एनाट्रोपस या प्रतीक बीजांड। तो जब हम बीजांड की संरचना पढ़ी थी उस समय हमने बीजांड की संरचना देखी थी। वो बीजांड के साथ कौन सा बीजांड था? एनाट्रोपस या प्रतीक बीजांड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो ऋजु बीजांड है ये ऋजु बीजांड 180 डिग्री कोण पर घूम जाता है। 180 डिग्री कोण पर घूमते ही सीधा बीजांड कैसा हो जाएगा? उल्टा, ठीक है। तो एनाट्रोपस या प्रतीक बीजांड कैसे होते हैं? उल्टे बीजांड होते हैं, ठीक है। उल्टे कैसे होंगे? ये जो ऋजु बीजांड है जब इसको हम 180 डिग्री एंगल या कोण पर घुमाते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? उल्टा। इसलिए ये कैसा बीजांड है? उल्टा बीजांड है। इस बीजांड में ध्यान रखना, शैलेजा और माइक्रोपाइल ये एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं, और जो हाइलम होता है वो बीजांड द्वार के पास आ जाता है, ठीक है। एनाट्रोपस बीजांड में हाइलम या जो नाभिक है वो कहाँ स्थित होता है? बीजांड द्वार के पास स्थित होता है, ठीक है। और इसमें शैलेजा और माइक्रोपाइल दोनों एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। क्लियर बात? किसमें मिलेगा ये? तो अधिकांश आवर्त बीजियों में, अधिकांश आवर्त बीजियों में कौन सा बीजांड पाया जाता है? एनाट्रोपस या प्रतीक बीजांड। लगभग ये 82% आवर्त बीजी पादपों में एनाट्रोपस बीजांड पाया जाता है। इसकी क्या विशेषता हो गई? इसमें शैलेजा और माइक्रोपाइल एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं और हाइलम माइक्रोपाइल के पास स्थित होता है, ठीक है। यह हो गया एनाट्रोपस बीजांड। अब इसके बाद तीसरा बीजांड है हेमी एनाट्रोपस। कौन सा है? हेमी एनाट्रोपस या अर्ध प्रतीक बीजांड, ठीक है। अब देखो, ये जो अर्ध प्रतीक बीजांड है
ये जब ऋजु बीजांड को हम 90 डिग्री कोण पर घुमाएं, यानी जब ऋजु बीजांड 90 डिग्री कोण पर घूम जाता है तो कौन सा बीजांड बनाएगा? हेमी एनाट्रोपस या अर्ध प्रति। ये तो 180 डिग्री कोण पर घूम रहा था, इसलिए बिल्कुल क्या हो रहा था? उल्टा। और ये यहां से कितना घूम रहा है? 90 डिग्री कोण पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना 90 डिग्री एंगल पर घुमा हुआ होता है, ये 180 डिग्री एंगल पर घुमा हुआ होता है, वो बिल्कुल सीधा होता है। ठीक है, अब इसकी क्या विशेषता है? तो इसमें माइक्रोपाइप यानी बीजांड द्वार और शैलेजा दोनों एक क्षैतिज रेखा में स्थित होते हैं। ठीक है, माइक्रोपाइल और शैलेजा क्या है? एक क्षैतिज रेखा में स्थित होते हैं और बीजांड व्रण इसके 90 डिग्री कोण पर स्थित होता है। इसके बीजांड द्वार और शैलेजा के 90 डिग्री कोण पर क्या पाया जाता है? फ्यूनिकल। क्लियर बात? तो दोबारा से देखो, अर्ध प्रति बीजांड में क्या होगा? ये जो बीजांड है 90 डिग्री कोण पर क्या है? घूम जाता है। ठीक है, तो इसमें माइक्रोपाइल शैलेजा तो एक क्षैतिज रेखा में होते हैं और फ्यूनिकल इनके समकोण पर या 90 डिग्री कोण पर स्थित होता है। ठीक है, ये किसमें मिलेगा? तो ये ध्यान रखना रेननकुलेसी और प्रिमुलेसी कुल के पादपों में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो चौथा बीजांड का चौथा प्रकार है कैम्पाइलोट्रोपस या वक्र बीजांड। ठीक है, अब देखो ये जो कैम्पाइलोट्रोपस या वक्र बीजांड है, नाम से पता चल रहा है वक्र बीजांड, यानी ये बीजांड कैसा है? वक्रित। इस बीजांड में यानी ये बीजांड वक्रित हो जाता है। वक्रित होने के कारण इसमें बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में स्थित नहीं होते हैं। ठीक है, कैम्पाइलोट्रोपस या वक्र बीजांड में क्या होता है? बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में स्थित नहीं होते हैं। ठीक है, और जो फ्यूनिकल है ये निभाग के समकोण पर स्थित होता है। ठीक है, फ्यूनिकल कहाँ मिलेगा आपको? निभाग के समकोण पर या 90 डिग्री कोण पर स्थित होता है। ठीक है, इसमें पूरा बीजांड ही क्या होगा? वक्रित हो जाता है। वक्रित होने के कारण बीजांड द्वार निभाग एक सीधी रेखा में स्थित नहीं होते। ठीक है, और फ्यूनिकल निभाग के समकोण पर स्थित होता है। अब उदाहरण देखो, उदाहरण क्या याद रखना है इसमें आपको? क्रूसीफेरी और लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे। क्रूसीफेरी एवं लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों, यानी ये वक्र बीजांड किसमें मिलेगा आपको? क्रूसीफेरी एवं लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में पाया जाता है। ठीक है, इस बीजांड में ध्यान रखना बीजांडकाय और भ्रूणकोश दोनों ही क्या होते हैं? वक्रित होते हैं। किसमें मिलेगा ये? क्रूसीफेरी एवं लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में। ठीक है, इसके बाद देखो अगला बीजांड है एम्फिट्रोपस या अनुप्रस्थ बीजांड। ठीक है, तो एम्फिट्रोपस में या अनुप्रस्थ बीजांड में क्या होगा? बीजांड द्वार ये क्या है? बीजांड का, ये है बीजांड का, और बीजांड का के अंदर क्या होता है? भ्रूणकोश। तो इसमें ध्यान रखना बीजांड द्वार, बीजांडकाय और निभाग तीनों किसके समकोण पर है? फ्यूनिकल के। या ऐसे बोल दो कि ऐसा बीजांड जिसमें बीजांड द्वार, जिसमें बीजांड व्रण
बीजांड द्वार, बीजांडकाय और निभाग की समकोण पर स्थित होता है। ठीक है, यानी बीजांड द्वार, बीजांडकाय, निभाग तो एक सीधी रेखा में होते हैं और फ्यूनिकल इनके समकोण पर स्थित होते हैं। ऐसे बीजांड को क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ बीजांड। ठीक है, इस बीजांड में क्या होता है, जो भ्रूण कोश होता है वो थोड़ा वक्रित होकर के घोड़े की नाल की आकृति का हो जाता है। ठीक है, ये बीजांड किसमें पाया जाता है? तो ध्यान रखना, अनुप्रस्थ बीजांड एलिसमेसी और ब्यूटोमेसी कुल के पादपों में पाया जाता है। पोपी, मिराबिलिस, लेमना आदि पादपों में कौन सा बीजांड मिलेगा? एम्फिट्रोपस या अनुप्रस्थ बीजांड। ठीक है, इसके बाद अंतिम बीजांड है सर्सिनोट्रोपस या कुंडलित बीजांड। ठीक है, सर्सिनोट्रोपस या कुंडलित बीजांड। तो देखो, ये जो कुंडलित बीजांड है, इस कुंडलित बीजांड में बीजांड वृंत अत्यधिक लंबा हो जाता है। इसमें क्या होगा? बीजांड वृंत अत्यधिक लंबा हो जाता है। तो देखो, इस बीजांड में क्या होता है, जो बीजांड है, सीधा बीजांड है, वो 180 डिग्री कोण पर घूमेगा तो उल्टा, और फिर 180 डिग्री कोण पर घूमेगा तो वापस क्या हो जाएगा? सीधा। यानी ये बीजांड 360 डिग्री कोण पर घूमता है, तो सीधे से उल्टा होता है और वापस फिर कैसा हो जाता है? सीधा हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होता है, जो बीजांड वृंत है वो पूरे बीजांड को घेरे रहता है। तो कुंडलित बीजांड में ध्यान रखना, बीजांड वृंत पूरे बीजांड को चारों ओर से घेरे रहता है। ठीक है, और इसमें जो बीजांड है वो केवल एक बिंदु पर जुड़ा होता है। ठीक है, उदाहरण ध्यान रखना, ये बीजांड किसमें मिलेगा? तो नागफनी में पाया जाता है। सर्सिनोट्रोपस कैक्टेसी कुल, कैक्टेसी कुल के पादपों में, और कैक्टेसी कुल में क्या ध्यान रखना आपको? नागफनी। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि नागफनी में किस प्रकार का बीजांड मिलेगा? कुंडलित बीजांड या सर्सिनोट्रोपस बीजांड। ठीक है, तो ये हमने बीजांड के 6 प्रकार देखे हैं। इसके बाद हाँ, अब देखो, अब हम मेगा स्पोरोजेनेसिस की बात करेंगे। मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, तो ये गुरु बीजाणु जनन किसको बोलेंगे? अब याद करो, आप पीछे आपने लघु बीजाणु जनन पढ़ा था। ठीक है, लघु बीजाणु धानियों में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को हमने क्या बोला था? लघु बीजाणु जनन। ठीक है, तो गुरु बीजाणु जनन किसको बोलेंगे? गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के द्वारा गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, अब देखो, जो लघु बीजाणु जनन है, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया तो कहां संपन्न होती है? लघु बीजाणु धानी में। ठीक है, और गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया कहां संपन्न होगी? बीजांड में। बीजांड में भी कहां? बीजांड काय में। ठीक है, बीजांड का मुख्य भाग क्या होता है? बीजांड काय, जिसमें मृदुतक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है? बीजांड के बीजांड काय में। ठीक है, तो देखो, गुरु बीजाणु जनन, ध्यान रखना, गुरु बीजाणु मात्र सेल्स या गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, ये कैसी होगी? द्विगुणित होगी।
ठीक है। इन द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में क्या होगा? मियोसिस। मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या बनेंगे? गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु, ठीक है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन। क्लियर बात? गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। अब देखो, ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं ये कैसी हैं? द्विगुणित। इनमें क्या हो रहा है? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। तो जो गुरु बीजाणु बनेंगे ये कैसे होंगे? अगुणे। वहां पर देखो लघु बीजाणु कैसे थे? अगुणे। यहां पर गुरु बीजाणु कैसे हैं? अगुणे, ठीक है, क्योंकि ये मियोसिस के द्वारा बनते हैं। अब ये जो गुरु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया है ये कहां होती है? बीजांड में। ओव्यूल या बीजांड में संपन्न होती है, ठीक है। बीजांड में भी कहां होगी? बीजांड काय। कहां होगी? बीजांड काय, ठीक है। अब देखो, एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में जब मियोसिस होता है तो कितने गुरु बीजाणु बनते हैं? 4। कितने बनेंगे? 4, ठीक है। तो देखो बीजांड काय, ये हमने ले लिया क्या? बीजांड काय, ठीक है। इस बीजांड काय में ये इसकी हाइपोडर्मल परत है और अंदर मृदुतक कोशिकाएं, ठीक है। तो देखो इस बीजांड काय की हाइपोडर्मल की कोई भी एक कोशिका है वो यहां पर क्या करती है? आर्किस्पोरियल कोशिका का काम करती है, ठीक है। यानी बीजांड काय की हाइपोडर्मल की कोई भी एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है जिसको हम क्या बोलेंगे? आर्किस्पोरियल कोशिका। आर्किस्पोरियल कोशिका, ठीक है। अब ये जो आर्किस्पोरियल कोशिका है ये आर्किस्पोरियल कोशिका परिणत विभाजन के द्वारा विभाजित होती है। जैसे ये आर्किस्पोरियल कोशिका है तो ये क्या करेगी? अब परिणत विभाजन के द्वारा विभाजित होती है, ठीक है। अब इसमें कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री, क्योंकि गुरु बीजाणु अगुणित होता है, ठीक है। और अगुणित कोशिका में हमेशा कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन। अब यहां पर देखो आर्किस्पोरियल कोशिका कैसी है? द्विगुणित है, क्योंकि अभी तक गुरु बीजाणु नहीं बना है। तो बीजांड काय या बीजांड कैसा है? द्विगुणित है। बीजांड काय में कोई भी एक हाइपोडर्मल कोशिका है वो आर्किस्पोरियल कोशिका का कार्य करती है, ठीक है। अब इस आर्किस्पोरियल कोशिका में क्या हो गया? परिणत विभाजन। परिणत विभाजन होगा, 2 कोशिकाएं बनेगी। इसको हम यहां डायरेक्ट दिखा देते हैं। परिणत विभाजन से कितनी कोशिकाएं बढ़ेगी? 2 कोशिकाएं बढ़ेगी, ठीक है। जो भित्ति की ओर बढ़ती है इसको तो क्या बोलेंगे? प्राथमिक वित्तीय कोशिका। प्राथमिक वित्तीय कोशिका। केंद्र की ओर या अंदर की ओर बढ़ती है इसको प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो आर्किस्पोरियल कोशिका में एक परिणत विभाजन होता है,
परिणत विभाजन से दो कोशिकाएं बनती हैं, प्राथमिक द्वितीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका। ठीक है, अब देखो ये जो प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका है ये विभाजित नहीं होती है और ये किसका कार्य करती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का। किसका कार्य करती है ये, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का काम करती है। प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका है वो यहाँ पर सीधे ही किसका काम करेगी, गुरु बीजाणुजनक मात्र कोशिका का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, प्राथमिक द्वितीय कोशिका 2n होती है, ये भी 2n है और ये भी 2n, यानी ये सारी कोशिकाएं अभी तक कैसी है, द्विगुणित है। ठीक है, अब जो प्राथमिक द्वितीय कोशिका है ये या तो सीधे ही या विभाजित होकर के किसका निर्माण करती है, भित्ति का निर्माण करती है। भित्ति मतलब यहां पर किसका निर्माण होगा, अध्यावरणों का निर्माण होगा। ठीक है, तो प्राथमिक द्वितीय कोशिका तो क्या करेगी, या तो सीधे ही बिना विभाजित हुए या बार बार विभाजित होकर के भित्ति का निर्माण करती है। और प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका है ये क्या करेगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का कार्य करेगी। ठीक है, अब देखो ये हमने क्या लिया, एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ये क्या है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या मेगा स्पोर मदर सेल कहते हैं इसको। मेगा स्पोर मदर सेल या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ये कैसी है, 2n। कैसी है ये, द्विगुणित है। ठीक है, अब इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होगा, मियोसिस। क्या होगा इसमें, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो 4 गुरु बीजाणु बनेंगे। 4 क्या बनते हैं, गुरु बीजाणु। ठीक है, ये क्या बन गए, गुरु बीजाणु। और ये गुरु बीजाणु कैसे हैं, अगुणित। कैसे हैं ये, अगुणित हैं। ठीक है, तो एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने गुरु बीजाणु बनते हैं, 4। वहां पर भी एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने लघु बीजाणु बन रहे थे, 4। अब अंतर क्या है, वहां पर चारों लघु बीजाणु सक्रिय थे। चारों लघु बीजाणु क्या थे, सक्रिय। यहां पर गुरु बीजाणु तो कितने बन रहे हैं, 4। चारों गुरु बीजाणु हैं एक रेखिक क्रम में पाए जाते हैं। वहां पर क्रम भी अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर गुरु बीजाणु का क्रम कैसा है, रेखिक क्रम। यानी जो 4 गुरु बीजाणु बनते हैं ये किस क्रम में मिलते हैं, रेखिक क्रम में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो 4 गुरु बीजाणु हैं इनमें से 3 गुरु बीजाणु तो हासित हो जाते हैं, यानी जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। तो सक्रिय कितना बचा, 1। यानी 4 में से कितने गुरु बीजाणु सक्रिय रहते हैं, 1 गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है। ठीक है, अब ये जो हासित गुरु बीजाणु है इसका उपयोग भोजन के रूप में ये सक्रिय गुरु बीजाणु करता है। ठीक है, तो इस प्रकार एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बनते तो कितने गुरु बीजाणु हैं, 4, लेकिन सक्रिय कितने रहेंगे, 1 गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है। ठीक है, और यही सक्रिय गुरु बीजाणु है, ये सक्रिय गुरु बीजाणु, ये सक्रिय गुरु बीजाणु किसका निर्माण करेगा, भ्रूण कोश का। किसका निर्माण करता है, भ्रूण कोश का, जिसको हम मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट
कहते हैं। क्लियर है बात? दोबारा से देखो, सारी प्रोसेस को हम अच्छे से समझते हैं। गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस किसको बोलेंगे? गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, ये जो गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है? बीजांड में। कहां संपन्न होगी? बीजांड में। ठीक है, बीजांड में भी कहां होगी? बीजांड काय में। ठीक है, अब देखो, ये जो बीजांड काय है, इस बीजांड काय की कोई भी हाइपोडर्मल कोशिका है, वो क्या करती है? आर्किस्पोरियल कोशिका का कार्य करती है। मतलब बीजांड काय की हाइपोडर्मल की कोई भी एक कोशिका आकार में अन्य कोशिकाओं से बड़ी हो जाती है। ठीक है, बड़ी हो जाती है तो उस कोशिका को क्या बोलते हैं? आर्किस्पोरियल कोशिका। क्लियर? अब ये जो आर्किस्पोरियल कोशिका है, इस आर्किस्पोरियल कोशिका में परिणत विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होगा? परिणत विभाजन। ठीक है, परिणत विभाजन होगा तो इससे दो कोशिकाएं बनेगी। आर्किस्पोरियल कोशिका में जब परिणत विभाजन होगा तो इससे दो कोशिकाएं बनती हैं, एक भित्ति की ओर, एक अंदर की ओर। भित्ति की ओर जो कोशिका बनती है उसको प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं, और जो अंदर की ओर कोशिका बनती है उसको प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है, ये तो या तो सीधे ही या बार बार विभाजित होकर के किसका निर्माण करती है? भित्ति का निर्माण करती है। प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका है, इसमें विभाजन नहीं होता है और ये सीधे ही किसका काम करती है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का कार्य करती है। ठीक है, अब इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो जैसे इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो चार कोशिकाएं बनती हैं जो एक रेखिक क्रम में पाई जाती है, जिन्हें हम गुरु बीजाणु कहते हैं। ठीक है, तो एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो द्विगुणित होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो चार अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है जो एक रेखिक क्रम में पाए जाते हैं। अब इन चार गुरु बीजाणु में से तीन गुरु बीजाणु हासित हो जाते हैं, मतलब एक ही गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है, और ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु है ये क्या करता है? इन हासित गुरु बीजाणु का उपयोग पोषण के रूप में करता है। ठीक है, अब ये सक्रिय गुरु बीजाणु है, ये ही आगे जाकर के या विकसित होकर के भ्रूण कोश या फीमेल गेमेटोफाइट यानी मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। क्लियर बात? अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, और वो क्या है? देखो, ये हमने बनाया बीजांड का। ठीक है, ये बीजांड के अध्यावरण। यहां पर ये क्या है? सक्रिय गुरु बीजाणु। ठीक है, अब देखो, एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने गुरु बीजाणु बने? चार। ठीक है, चार में से तीन नष्ट हो जाते हैं। तीन क्या हो जाते हैं? नष्ट। अब जो सक्रिय गुरु बीजाणु रहता है वो कौन सा है? यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है?
4 गुरु बीजाणु बनते हैं। उनमें से सक्रिय गुरु बीजाणु बीजांड द्वार वाला या निभाग वाला, इन दोनों में से कौन सा होता है? तो देखो ये तो क्या है, माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, और ये क्या है, निभाग। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो गुरु बीजाणु निभाग की ओर होता है वो गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है। ठीक है, बीजांड द्वार और निभाग में से जो गुरु बीजाणु निभाग की ओर स्थित होता है वो गुरु बीजाणु यहां पर सक्रिय रहता है। क्लियर बात? तो 4 गुरु बीजाणु में से कौन सा गुरु बीजाणु सक्रिय रहेगा? जो गुरु बीजाणु निभाग की ओर स्थित होता है। ठीक है, तो आज हमने बीजांड के प्रकार और गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया देखी है। ठीक है, अब हम अगली क्लास में इस सक्रिय गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश या माता युग्मकोद विधि का विकास किस प्रकार होता है, ठीक है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।